हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी रिपीट होने की संभावना रहती है और उनको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर फैक्ट्स है जो आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो बिना टॉपिक में ज्यादा घुसे उन चीजों को कवर करेंगे जो एग्जाम को लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए अपनी आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले आप लोग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके यहां से शुरू होते हैं। पहला है, कौन सा विटामिन यीस्ट से प्राप्त होता है? ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। सारे के सारे ये जो फैक्ट्स है ये वन लाइनर की फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे उठा करके, इसके अलावा भी ईयरली या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा करके देखेंगे तो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, चलिए फटाफट से क्लास की। कौन सा विटामिन यीस्ट से प्राप्त होता है? तो विटामिन बी प्राप्त होता है। यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है। मूलाभास में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मूलाभास किस में पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में। जलीय ब्रायोफाइटा है रिक्सिया फ्लूटांस। ठीक है, रिक्सिया फ्लूटांस जलीय ब्रायोफाइटा है, रिक्सिया फ्लूटांस। आगे बात करते हैं, वनस्पतिक सर्प किसे कहते हैं? बायोटेनिकल स्नेक्स कहा जाता है। किसको? तो टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। आगे बात करते हैं, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कोरेलाइड जड़ें किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। और साइकस के तने में एक प्रकार का मंड निकलता है इसके तने से, जिसको हम सागू कहते हैं। क्या कहते हैं? सागू कहते हैं। ये किससे निकलता है? साइकस के तने से निकलता है। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? तो गिंगो बायोलोबा। ठीक है, बायोलोबा को कहते हैं जीवित जीवाश्म। गिंगो बायोलोबा। ठीक है, गिंगो बायोलोबा को जीवित जीवाश्म कहते हैं। स्थल पर सर्वाधिक उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो ब्रायोफाइट्स है। स्थल पर सर्वाधिक उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट्स। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? तो टेक्सोल है। ठीक है, टेक्साल। तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि टेक्साल। आपको याद आ जाएगी ऑप्शन देखते ही, अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो माइडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है गिंगो बायोलोबा। ठीक है, गिंगो बायोलोबा। आगे बात करते हैं, साइकस रिवोलुटा का सामान्य नाम क्या है? साइकस का, तो इसका नाम है सागू पाम। क्या है? सागू पाम। आगे बात करते हैं, क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री कौन सा है? अरुकारिया। अरुकारिया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म श्रेणी में आता है अरुकारिया। आगे बात करते हैं, मूल गोप प्राय अनुपस्थित होती है। जो रूट कैप्स बोलते हैं, मूल गोप बोलते हैं, ये अनुपस्थित किस में रहती है? जलोद्भिद पौधों में। ठीक है, जलोद्भिद पौधों में अनुपस्थित रहती है। आगे बात करते हैं, जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो मोम की परत पाई जाती है। किसकी? कौन से पदार्थ की? मोम की। आगे बात करते हैं, किस पौधे में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है? तो नागफनी में। ठीक है, नागफनी में क्या होता है? पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और एलोवेरा में भी इसी प्रकार से होता है। हमारे देश में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आगे बात करते हैं, पितरस्त अनुकरण का गुण पाया जाता है।
तो ये मैंग्रोव वनस्पति राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, पितरस्त अंकुरण का गुण पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति राइजोफोरा में। आगे बात करते हैं किस पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है। किस पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है? तो लवणोद्भिद पौधों में, जैसे कि सोनेरेशिया और एविसीनिया, इनमें क्या पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है। आगे बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाने वाला न्यूमेटोफोर है, क्या है? श्वसन अंग है, जो कि हमने अभी इसके बारे में जाना। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाने वाला न्यूमेटोफोर क्या है? श्वसन अंग है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किस पौधे का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए हाइड्रिला पौधे का अध्ययन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रिला का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं जलीय खरपतवार है। जलीय खरपतवार जिसको कि हम बंगाल का शोक भी कहते हैं, वो कौन सा है? जलकुंभी, जिसको हम देसी भाषा में समुद्र शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लेकर के यहाँ पर आपके सामने हैं, जिनमें हम बात करते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधों की जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन को कम करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पौधों की पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी जो उसके अंदर से भाप बन करके उड़ जाता है। और मरुस्थल में पहले ही पानी की कमी होती है, तो पौधे क्या करते हैं? अपने आप को, अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। आगे बात करते हैं लाइकेन किसके अंतर्गत आते हैं? तो लाइकेन आते हैं सहजीवी पौधे में। ठीक है, सहजीवी पौधे की श्रेणी में आते हैं लाइकेन। सनड्यू पौधे का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता है? ठीक है, सनड्यू पौधे का कौन सा भाग जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो पर्णफलक। ठीक है, पर्णफलक आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि कलश पादप है, ये क्या करता है? कलश पादप के अंतर्गत अगर कोई भी इस के आसपास जाता है तो उसके इस प्रकार से कुछ देखने को होता है, कलश के जैसा। ठीक है, कोई भी इसके पास गया तो अपने अंदर इसको क्या कर लेगा? बंद कर लेगा, उसको खा जाएगा। नेफेंथीज और सरासीनिया, ठीक है, ये पादप कौन से हैं? कलश पादप के नाम से इनको जाना जाता है। छुई मुई की पत्ती को छूने से उत्पन्न होने वाली जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? कंपनुकुंचन। ठीक है, कंपनुकुंचन कहते हैं। कुंचन मतलब सिकुड़ना। आगे है कीटभक्षी पौधे हैं, कौन से? स्वपोषी पौधे क्या है? कीटभक्षी पौधे होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण ये ऐसा करते हैं। आगे वायरस से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। ये बात हमने कल की क्लास में भी जानी थी। वायरस किसके बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म और आरएनए की फुल फॉर्म कल आपको बताई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। वायरसों से प्रोटीन खोल को कहते, वायरसों के जो प्रोटीन का खोल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पेपर में यहाँ से पूछे गए हैं। यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, यानी वो क्या करता है? चलता नहीं है। ठीक है, अचल है। तो पहला है लीच, दूसरा है काइटन, इक्नस या फिर यूप्लेक्टेला। तो बताइए इनमें से कौन सा है अचल जीव? तो जो चलने में सक्षम नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यूप्लेक्टेला।
आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। यूप्लेक्टेला पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होता है तथा किसी दृढ़ आकार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस की फूलों की टोकरी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई को हम कहते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? अमीनो अम्ल है। आगे चलते हैं, इसी के साथ आपके सामने प्रोटीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? अभी अभी जाना, पेपर में पूछा जा चुका है, अमीनो अम्ल है। प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ? जंतुओं और पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? जंतु और पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में। आगे बात करते हैं, प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। प्राय सभी प्रोटीनों में कितने अम्ल या कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ठीक है, सभी प्रोटीनों में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में पाए जाते हैं। सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है? तो ग्लाइसिन है। कौन सा? ग्लाइसिन है सबसे सरल। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो CH2NH2COOH। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ग्लाइसिन का है। ये सबसे सरल अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है कैसी? उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। आगे बात करते हैं, जिवटर आयन। जिवटर आयन उपस्थित होते हैं किसमें? तो जिवटर आयन उपस्थित होते हैं अमीनो एसिड में। प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? तो पेप्टाइड बंधों के द्वारा। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेजेस के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से प्रोटीन अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन का, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे सोयाबीन। छत्तीसगढ़ टेट में आपका पूछा गया प्रश्न है। 43% के लगभग सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अमीनो अम्ल की पहचान करने और उनके निर्धारण में किसका उपयोग करते हैं? अमीनो अम्ल की पहचान करने में और उनके निर्धारण करने में किसका उपयोग करते हैं? किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? तो उसका नाम है निनहाइड्रिन परीक्षण। क्या है? निनहाइड्रिन परीक्षण। निनहाइड्रिन परीक्षण का उपयोग करके अमीनो अम्ल की पहचान की जाती है, उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं, तो आपके सामने है यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया प्रश्न, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पूछा है, यहाँ 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऐसा है जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, लवक। लवक पाया जाता है। रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। तारककाएं, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन सेल्यूलोज सेल वॉल इसमें नहीं होती है। तो इसका होती है। क्या नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम, तारककाएं पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम यानी तारककाएं पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, किंतु जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। इसका मतलब क्या समझिएगा? पादप कोशिका में तो अनुपस्थित और जंतु कोशिका में ये उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए
अब इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ और आपको पादप और जंतु कोशिका के बीच में अंतर इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से एक बार प्रश्न बना है, हो सकता है दोबारा भी यहाँ से कुछ पूछ लिया जाए आपसे, तो बहुत आसान है समझना पादप और जंतु कोशिका के बीच में अंतर। देखते हैं कौन कौन किस में पाया जाएगा, किस में नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की कोशिका भित्ति की। ठीक है, पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। और वो किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? पादप कोशिका में तो पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा बात करते हैं लवक, प्लास्टिड। लवक किस में पाए जाएंगे और किस में नहीं पाए जाएंगे? तो लवक भी आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं लवक, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते। इसके साथ ही बात करते हैं लाइजोसोम की। लाइजोसोम पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि इसमें नहीं पाए जाते तो डेफिनेट सी बात है कि भाई जंतु कोशिका में मिलेंगे, है ना। तो जंतु कोशिका में लाइजोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। इसके अलावा तारक काय, सेंट्रोसोम, जो कि आपके एग्जाम में ये ऊपर प्रश्न बना ही था, इसके बारे में देखते हैं। तो सेंट्रोसोम पूछा गया था कि तारक काय नहीं पाया जाता किसमें? आपके पादप में। लेकिन इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कवक और शैवाल, इन दोनों को छोड़कर किसी और में नहीं पाया जाता। पादप की अगर बात करते हैं तो कवक में भी पाया जाएगा, शैवाल में भी। इनके अलावा और किसी में भी सेंट्रोसोम तारक काय नहीं पाया जाएगा। और बाकी बात करें जंतु कोशिका में तो वहां उपस्थित रहता है, ठीक है। और क्या कार्य करता है? तो कोशिकांग विभाजन में सहायक होता है। आगे बात करते हैं रसघानी, वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, वैक्यूल्स। तो पूर्ण विकसित पादप कोशिका में प्राय एक बड़ी रसधानी होती है, यानी इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं पादप कोशिका में। लेकिन अगर बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। पर्णहरिण, क्लोरोफिल, आप ही बता दीजिए कि भाई क्लोरोफिल किसमें पाया जाएगा? पादप में या फिर जंतु कोशिका में? तो पादप में उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है, यानी इसका अभाव होता है। किसको छोड़कर? युगलीना को छोड़कर। ये जो आपके सामने एक्सेप्शन बताए जा रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। तो जो पर्णहरिण है वो जंतु कोशिका में किस में पाए जाएंगे? युगलीना में। और युगलीना को छोड़कर बाकी और किसी में पर्णहरिण क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से बात की थी मैंने सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में शैवाल और किसको, और क्या था इसमें आपका? शैवाल और कवक को छोड़कर बाकी और किसी में नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस, ठीक है। फटाफट से देखिए, सेल वॉल किस में मिलेगी? पादप कोशिका में। लवक पादप कोशिका में, लाइजोसोम जंतु कोशिका में, तारक काय पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में। तो तारक काय सेंट्रोसोम किस में मिलेगा? जंतु कोशिका में मिलेगा, ना कि पादप कोशिका में। रसधानी पादप कोशिका में मिलेगी। पर्णहरिण पादप कोशिका में उपस्थित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है, काफी सारा पोर्शन आप देख सकते हैं। अभी तक यूपी टेट 2019 के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय? तो दोस्तों यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की। याद रखिएगा आप, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। क्या है? यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव के शरीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला ही देख लीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत,
यकृत में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण करता है कौन? विटामिन ए का और यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत यानी लीवर, ठीक है, लीवर करता है। पित्त कैसा तरल पदार्थ है? तो जो पित्त होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है, बेसिक होता है। तो ये कैसा तरल पदार्थ है? क्षारीय तरल पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो आपके मुख में जो आपके जबड़ा होता है और जबड़े का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम इनेमल बोलते हैं, दंत वलक बोलते हैं, ठीक है। तो इस मसूड़ा भी बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा कठोर भाग आपका शरीर का हड्डियों से भी ज्यादा कठोर यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो अगर बात करें कि कितनी संख्या है तो 24 होती है, और अगर पूछ ले जोड़ी में तो 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? तो ये है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन, ठीक है, याद रखिएगा टाइलिन। पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है किसमें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार इसको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, और यहाँ भी बिल्कुल आ सकता है। पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अवशेषी अंग कृमि रूपी पेरिशिका किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है, ठीक है, जो एक कृमि के समान होता है, यानी इस प्रकार से इसका जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? कोलन, सीकम और रेक्टम। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? कोलन, सीकम और रेक्टम। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? पहली तो थी यकृत, याद है? पहली कौन सी थी? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी तो फिर क्या होगा? अग्नाशय। अगर मान लीजिए यकृत नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, फिर आप दूसरी सबसे बड़ी देखेंगे, फिर किसको लगाएंगे? अग्नाशय को लगाएंगे। अगला है पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, ठीक है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी है? प्रोटीन है। ये आपको यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। मानव शरीर में किस पदार्थ को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं होता? तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करेगा जाइमेज एंजाइम। कौन सा? जाइमेज एंजाइम। किस एंजाइम द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटन होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का जो रंग सफेद होता है ये केसिन प्रोटीन के कारण होता है। कौन से प्रोटीन के कारण? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध हल्का पीले रंग का क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। इसके साथ ही दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला पाचक एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा? रेनिन होता है, रेनिन होता है। आगे क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है यूपी टेट में ही कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं, ये तो पौधों से संबंधित है। आसवन बिल्कुल नहीं। स्टेलाइजेशन ये भी नहीं। किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं? किण्वन, ठीक है। किण्वन या फर्मेंटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, ठीक है। इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। चलो जी, इसके बारे में आप पूरा जान लीजिए। जब दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, इसको पूरा देखिए। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक के जीवाणु पाए जाते हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कौन से जीवाणु पाए जाते हैं दूध में। तो कौन कौन से? एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये 2 जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज नामक शर्करा होती है, इसका किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके इसका दही जमाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके साथ याद रखना है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो किसका ऑक्सीकरण करेंगे? भाई जल का करेंगे, ठीक है। तो यानी जल का तो ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन करेंगे। NADP से यहाँ क्या मतलब है? इसके अंतर्गत जल का तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और NADP यानी निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अणु का अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है। तो इस प्रकार से आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल और NADP। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में पूछा है, ठीक है। बच्चे में ज्यादा होती है और वयस्क होने के बाद कम हो जाती है। तो वयस्क मानव में अस्थियां यानी हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे में लगभग 300 के लगभग क्या पाई जाती है? हड्डियां पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है। प्रजातियों की उत्पत्ति, यह किसकी पुस्तक है? प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो चार्ल्स डार्विन की। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है पहले भी। तो चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो डार्विन की है। किसकी? डार्विन की। आगे है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बताओ, कैरोटीनाइड के कारण या लाइकोपीन या एंथ्रोसाइनिन या क्लोरोफिल के कारण? जल्दी से आंसर करिए इसका, या फिर क्लोरोफिल के कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है और यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। तो जिसने भी क्लोरोफिल बताया है वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में। जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, बताओ कौन सी? आगे तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पूछ ही लिया है कि भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, तो किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं, ठीक है। तुलसी सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और भारत में जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम की अगर बात करें तो ओसिमम सेक्टम है। ये याद रखिएगा, आप कहीं हो सकता है अगली बार इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले, तो ओसिमम सेक्टम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तुलसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है।
आपको क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपको नहीं भूलना है। और बाकी बहुत जल्दी से हम इसको फिनिश करने वाले हैं। साइंस का पूरा जितना भी आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न है उससे रिलेटेड जो कुछ आ सकता है, क्योंकि हम खाली क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आपने देखा हमने बहुत सारे फैक्ट्स भी इसमें जाने जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। इसको रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी सीडीपी और बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर हो रही है, उनको आवश्यक रूप से देखें। सारी चीजें उनमें बहुत अच्छे से मैम कवर करा रही है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।